Go. जबकि अमेरिका में मुद्रास्फीति 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और भू राजनीतिक संघर्ष वैश्विक व्यापार मार्गों को प्रभावित कर रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषक अभी भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं। इस साल अब तक डॉ जोन्स 5% नीचे है, जबकि S&P 500 6% से अधिक गिर गया है और नैस्डैक इंडेक्स 12% गिर गया है, क्योंकि निवेशकों ने मुद्रास्फीति, यूएस फेड हाइकिंग दरों और रूस के बीच भू राजनीतिक संघर्ष जैसे विभिन्न कारकों का अनुमान लगाया है। यूक्रेन मुख्य निवेश अधिकारी लिसा शेलेट ने कहा, हालांकि मॉर्गन स्टैनली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑफिस आज के बाजार में उतार चढ़ाव को नेविगेट करने में सतर्क रहता है और युद्ध से प्रेरित कमोडिटी शॉक से वैश्विक अर्थव्यवस्था को होने वाली जटिलताओं को समझता है। हम अमेरिकी मंदी को कॉल करने से बहुत दूर हैं। मॉर्गन स्टैनली वेल्थ मैनेजमेंट जबकि हम अमेरिकी आर्थिक ताकत के बारे में आश्वस्त होने के कारणों को देखते हैं, सख्त भू राजनीतिक और मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि का मतलब है कि स्टॉक और बॉन्ड बाजारों में अस्थिरता देखी जा सकती है और निष्क्रिय सूचकांक स्तर के निवेश को चुनौती दी जाती है। शेलेट ने कहा, वो निवेशकों को मुख्य मुद्रास्फीति पर नजर रखने की सलाह देती है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। समझा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख पंथी और यूक्रेन में संकट के भू राजनीतिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की। लगभग 2 साल पहले शुरू हुई पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में गंभीर तनाव आने के बाद वांग दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर की यात्रा में गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे। चीनी विदेश मंत्री सुबह करीब 10 बजे बातचीत के लिए डोभाल के कार्यालय पहुंचे। बैठक पर कोई आधिकारिक शब्द नहीं है। डोभाल के साथ बातचीत के बाद वांग का अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मिलने का कार्यक्रम है। समझा जाता है कि वांग और डोभाल के बीच बैठक में सीमा मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, क्योंकि वे दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि एसआर के रूप में काम कर रहे हैं। डोभाल और वांग ने जुलाई 2020 में एक लंबी टेलीफोन पर बातचीत की और वार्ता पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने पर केंद्रित थी। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में शेष घर्षण बिंदुओं में आमने सामने की समस्या को हल करने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने कुछ घर्षण बिंदुओं से पहले ही सैनिकों को वापस ले लिया। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में लंबित मुद्दों को हल करने के लिए 11 मार्च को भारत। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को समुद्र की ओर अपनी सबसे बड़ी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अपने पड़ोसियों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रतिद्वंदियों को इसे परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करने और गंभीर प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से एक दबाव अभियान में पूर्वाभ्यास करना। लॉन्च, जिसने इस साल उत्तर कोरिया के हथियारों के परीक्षण को बढ़ाया। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सेनाओं ने कहा कि देश एक नए बड़े ICBM की उड़ान तैयार कर रहा था, जिसका पहली बार अक्टूबर 2020 में अनावरण किया गया था। दक्षिण कोरिया की सेना ने भूमि वाहनों, एक जहाज और विमान से लॉन्च की गई अपनी मिसाइलों के लाइव फायर अभ्यास के साथ जवाब दिया। इसने कहा कि उसने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण बिंदुओं के साथ साथ उसकी कमान और समर्थन सुविधाओं के खिलाफ सटीक हमले करने की तैयारी की पुष्टि की। दक्षिण की प्रतिक्रिया ने अंतर कोरियाई तनाव की बहाली को रेखांकित किया, क्योंकि परमाणु वार्ता रुकी हुई है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजधानी प्योंगयांग के पास सुनम क्षेत्र से दागी गई ICBM मिसाइल ने 1080 किलोमीटर की यात्रा की और अधिकतम 6200 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गई। इसने संकेत दिया कि जापान के क्षेत्रीय जल तक पहुंचने से बचने के लिए मिसाइल को सामान्य से अधिक कोण पर दागा गया था। जापान के उप रक्षा मंत्री माकोतो ओनिकी ने इसी तरह की उड़ान विवरण प्रदान किया और कहा कि उन्होंने एक नए प्रकार के ICBM का सुझाव दिया है। अहीर समुदाय भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग करता रहा है, और अगर इस समुदाय के लिए एक नई और अलग रेजिमेंट का गठन किया जाता है, तो आज़ादी के बाद यह पहली बार होगा कि एक पैदल सेना रेजिमेंट का गठन किया जाएगा और यह जाति के आधार पर होगी। बुधवार 23 मार्च 2022 को यादव या अहीर समुदाय के हजारों लोगों ने गुरुग्राम में खेर की धौला टोल प्लाजा को जाम कर दिया।